गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार बताएं, आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताएं। ऑल क्लियर? कल मैं क्लास में नहीं थी तो ये बताने वाली बात है। हाँ, मुझे बिन बताए भी पता होता है कि कौन क्लास में है कौन नहीं है। 5 बजे उठ के सब लिख लिया। ओके, तो जी कैसे हैं सभी? कैसे हैं सभी और पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छे हूँ। अच्छी चल रही है। ओके, फॉर्म भर लिया सबने? फॉर्म भरने की कल लास्ट डेट है या 22 है? एग्जाम कैसा गया? अच्छा, मतलब इस लड़की ने अभी तक मुझे ये भी नहीं पूछा है कि एग्जाम कैसा था। तब से क्लास में नहीं हो बेटा? एग्जाम अच्छा गया वैसे। अब तो आंसर की भी आ गई है। 28 है लास्ट। मुझे तो 22 याद आ रहा है। भर लिया है सबने? भर लिया है फॉर्म? जिसने नहीं भरा है वो अभी भी टाइम से भर लेना, ठीक है? जिसने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है वो टाइम से भर लेना। मुझे पता था अच्छा ही गया होगा। अच्छा, हाँ उसकी तो आंसर की भी आ गई थी कल। मैंने नहीं भरा तो भर लो, अभी है टाइम। आज कल मैं भरूंगी। ओके। जो कल पढ़ाया था वो सब समझ आ गया? कल पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था। किसी का कोई सवाल है? किसी को कुछ पूछना है? आप पूछ सकते हैं अभी। किसी का कोई सवाल है? कौन कौन क्लास में है एक बार मैं देख लेती हूँ। विनोद, अंकिता, अंकिता नागपुरे, प्रीति, पूनम, अंशिका, एस एस, अंजलि, सुनीता, आरती और अंकिता कुशवाहा। अभी काफी बच्चे क्लास में नहीं हैं अभी भी। अच्छा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सफाई हो गई या अभी भी कर रही थी? किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से बताएं, आगे चलेंगे। जो ट्रिक्स बताई थी सबने याद कर ली? याद नहीं करनी है ट्रिक्स, मतलब पढ़ लेना है। एक दो बार, दो चार बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, है ना, अपने आप ही। मतलब उसको याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक्स को कोई याद नहीं करता। पढ़नी है वो दो चार बार।
पेंट का काम स्टार्ट हुआ। ओके। चले, किसी ने कुछ पूछना नहीं है तो हम 46 तक कर लिया था ना हमने, 3 4 6। कहाँ चला गया रे? एक मिनट, अब पीडीएफ ढूंढ के लाती हूँ, एक मिनट वेट करना। 346। हम्म, 346। कल मैंने उपन्यास वाली पीडीएफ डाल दी है, ठीक है। और निबंध वाली रहती है वो आज मैं डाल दूंगी, क्योंकि बहुत सारा कोर्सेज में अपलोड करनी पड़ती है, तो बहुत सारा काम हो गया था मुझे। फिर मैं पछता रही थी, मैंने एक साथ इकट्ठा क्यों कर दिया ये सब। साथ का साथ काम हो जाए तो अच्छा रहता है ना। तो ये आपको पता ही है, जो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है, एक बार नजर मारते चलेंगे तो आपको रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है। नोट किया हुआ थोड़ी भी कोई देगा, वो तो आपको खुद ही नोट करना पड़ेगा ना। तो क्लास देख लेना दोबारा, नहीं तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये सब पढ़ा लिया है, ये एक बार आप देख सकते हैं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। और संविधान हम पढ़ रहे थे, संवैधानिक हिंदी, अनुच्छेद 343 से 51 तक आपको पढ़ना है। और हमने देखी थी मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, टोटल 22 थी। और पहला संविधान संशोधन, दूसरा, तीसरा, मतलब 71वां और 92वें संशोधन कब कब हुआ है, ये आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट। पहला जो 21वां संविधान संशोधन था वो कब हुआ था, ठीक है। ये सब मैं कल करवा चुकी हूँ आपको, जल्दी जल्दी से बताओ कब हुआ था। लिखेंगे तो आपको भूलेगा नहीं जल्दी से। 67 92 2003।
21वां 67 71वां 92 और 91 2003। ओके जी, तो ये बताया था आपको, ठीक है। और पहले संशोधन 21वें संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। और फिर कितनी हो गई थी? 15। 71वें संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। नमक, नमक इज इक्वल टू 71, ये आपको ट्रिक करवाई थी, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए जो 21वां संशोधन है उसमें सिर्फ सिंधी जोड़ी गई थी, आपको वैसे ही याद रह जाएगा कि एक ही भाषा पहले जोड़ी गई है, ठीक है। तो सिंधी जोड़ी गई थी। उसके बाद जो 71वां संशोधन हुआ था 1992 में, वो उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसके लिए आपको नमक बताया है, नमक 71, ऐसे याद रखना है आपको। 71वां संशोधन और 1992 में हुआ था, ठीक है। और नमक बोले तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। और उसके बाद 92वां संशोधन 2003 में हुआ था, इसके लिए मैंने आपको बताया था बदमाश, बोडो डोगरी मैथिली संथाली 2003 में, ठीक है। बदमाश 92 मैंने आपको बताया था। और पूरा बताया था सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, 8 टोटल थी ये भाषाएं। और इसके लिए आपको ट्रिक बताई थी, सेंधा नमक बदमाश है, ठीक है। हो गया। आगे ये था, तब बड़े मामा ने अपंगों को स्यों हिंसक तेल दिया। इसमें सारी आपकी भाषाएं आ जाती हैं, तो से तमिल, बंगला, बोडो, डोगरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, असमिया, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, कोंकणी, ठीक है। स्यू से सी से 2 भाषाएं हैं, सिंधी और संथाली, सॉरी सिंधी है पहले और फिर ऊ से उर्दू। और हिंसक में है वो पहले हिंदी है, फिर संथाली, फिर संस्कृत और कश्मीरी, कन्नड़, तेल से तेलुगु। और पूरी टोटल ये 22 है, ठीक है। ये हमने कल देखा था 343 में राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। और 344 में हमने देखा था ये 15 वर्ष की अवधि वाला, मैंने आपको समझा दिया था कि 15 वर्ष की अवधि का समय दिया गया था, क्योंकि अंग्रेजी ही चली आ रही थी दफ्तरों में, है ना। और हर जगह अंग्रेजी थी, क्योंकि अंग्रेजों का राज्य था, इस वजह से। तो 15 वर्ष का समय दिया गया था, 15 वर्ष का टाइम दिया गया था, 15 साल का टाइम दिया गया था, किस लिए? कि आप हिंदी को प्रतिष्ठित करें, है ना। और मतलब अंग्रेजी को पूरी तरह से हर तरफ से हटा दें और उसकी जगह हिंदी को रिप्लेस कर दें। बट ये बहुत ज्यादा टफ कार्य था और ये नहीं हो पाया है, जो कि आज भी नहीं हो पाया है। और आगे हमने देखा था 344 कमेटी गठित की गई, राजभाषा आयोग और संसद की समिति, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होती है इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर, यानी कि 1955, और इसके बाद प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर, यानी कि 1965 पर। आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा, जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। मतलब जो ये कमेटी गठित होगी उसमें ऐसा ऐसा होगा, ये बता रहे हैं, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा उस कमेटी को, ठीक है। तो पहला गठन जो है वो कब हुआ था? 1955 में, बीजी खैर की अध्यक्षता में। और किया किसने था? राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति कौन था उस समय? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, और बीजी खैर की अध्यक्षता में, जिसको हम बाल गंगाधर खैर भी कह सकते हैं। तो आपको एग्जाम में बाल गंगाधर भी लिखा आ सकता है, वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 21 सदस्य थे इसमें और एक अध्यक्ष था इस कमेटी में। 345 में राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं का भाषाओं का प्रावधान है। विधानमंडल और उस राज्य में बोली जाने वाली एक भाषा को राज्य की भाषा बनाना उसका काम था, कि जो कोई भी राज्य है उसकी जो भी भाषा है, राज्य भाषा बनाना चाहता है वो उसको बना सकता है, ठीक है। तो उनको वो पूरी फ्रीडम थी। उसके बाद 346 में पत्र व्यवहार, यानी कि चिट्ठी के द्वारा संवाद, है ना। तो अंग्रेजी या फिर उस राज्य की भाषा में पत्र व्यवहार करो, लेकिन अनुवाद जो है वो हिंदी में होना चाहिए। हमने 3, 4, 6 तक देख लिया है, ठीक है। 3, 4, 6। अब इसमें क्या है, इसके लिए एक ट्रिक है।
ठीक है, स्टार्ट करूं मैं अब? सब क्लास में ही है ना? ध्यान मतलब इधर ही है, क्लास में होने का मतलब ये है, क्लास में होने का मतलब ये नहीं है कि आपने लगाया हुआ है क्लास और आप खुद सो रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना? तो क्लास में मतलब आप इधर ही हैं, मतलब आपका ध्यान यही है, तो आपका ध्यान क्लास में होना चाहिए। ठीक है, 346 तक, 351 से 46 तक अब तक अभी तक हमने किया है। क्या कर रही हूं मैं? 343 से 346, मेरा ध्यान इधर है। हाँ, मुझे लग रहा है सिर्फ आप ही का ध्यान यहाँ है, बाकी तो किसी का रिप्लाई नहीं आया। ओके, भाषा आएगी राजा को पत्र देने, यहां तक ठीक है। भाषा आएगी भाषा आएगी राजा को पत्र देने, ठीक है। गुड। तो भाषा जो 343 है उसमें भाषा का प्रावधान है, ठीक है। भाषा मतलब कि राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय, तीन बातें हैं इसमें, है ना? इसमें कितनी बातें हैं? इसमें तीन बातें हैं जो आपको याद रखनी है। मैंने तीन लाइनें लगा दी इसके नीचे। भाषा आएगी, आएगी मतलब आयोग, आयोग गठित करेगी, ठीक है। इसमें मेरे को 344, इसमें आयोग के बारे में बताया गया है ना। और राजा यानी कि राज्य या विधानमंडल की भाषा, ठीक है। इसमें एक ही आपको याद रखना है बस, आयोग। उसके बाद राजा को पत्र देने, यहां पर पत्र व्यवहार 344 में क्या है? सॉरी, 343 हो गया, 34 यहाँ पे लिख देती हूँ, 343, 344, 345, और पत्र देने मतलब पत्र व्यवहार, ठीक है। 346, ये पत्र व्यवहार है कि पत्र व्यवहार कौन सी भाषा में हो, मतलब राज्य एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करें आपस में, ठीक है। तो ये हो गया। राजा को मतलब कि प्रत्येक राज्य को अपनी भाषा, राजभाषा चयन करने का अधिकार है। राजा मतलब राज्यों की भाषा, ठीक है। और पत्र मतलब कि पत्र व्यवहार। भाषा, भाषा में आपको तीन चीजें याद रखनी है। लिपि देवना राजभाषा हिंदी, इसमें तीन चीजें याद रखनी है आपको, है ना। राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, और अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय। ओके, क्लियर है इतना? अब हम चलेंगे 347 पर। अगर यहाँ तक आपको पूरा क्लियर है, किसी को कोई सवाल है यहाँ तक, अभी पूछ सकते हैं आप मुझसे जल्दी से। किसी को अभी कोई सवाल है यहाँ तक? यहाँ तक मैंने पूरा आपको रिवाइज करवा दिया ये। अभी भी किसी को कोई सवाल कुछ पूछना है तो अभी आप बोल सकते हैं फटाफट से। अरे कुछ तो बोलो, क्लियर है? कुछ पूछना है? मैं आगे चलूंगी अगले नेक्स्ट स्लाइड पर। 347, ठीक है। 347,
347, ओके। 347 में क्या है? यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध है इसमें। तो इसमें क्या है? इसमें क्या है कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा, किसी राज्य की, सबको क्लियर दिख रहा है ना? जनसंख्या के साथ साथ में नोट करते चलना, ठीक है? कि पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है? तो क्या होगा यहां पर कि कोई राज्य है, मान लेते हैं नेपाल राज्य है, ठीक है? और वहां पर हिंदी बोलना है, हिंदी उनकी जो राज्य मतलब भाषा है। तो अगर वो चाहें तो नेपाली को अपना बना सकते हैं, वो अपनी राज्य भाषा। तो क्या करेंगे वो, है ना? तो कुछ लोग क्या करेंगे? कुछ लोग मिल करके किसके पास जाएंगे? राज्यपाल के पास जाएंगे। क्यों? ये बोलने के लिए कि हमारी भाषा को मान्यता दी जाए। ये कुछ लोग हैं जो कहाँ जाएंगे? राज्यपाल के पास। राज्यपाल के द्वारा क्या होगा? राष्ट्रपति तक ये संदेश भेजा जाएगा, किस बारे में? कि लोग जो हैं अपने राज्य की भाषा को ये वाली भाषा बनाना चाहते हैं, तो इनकी भाषा को मान्यता दी जाए, है ना? तो मांग कर सकते हैं राष्ट्रपति से कि इनकी भाषा को मान्यता दी जाए और ये इनकी राज्य भाषा बनाई जाए। मतलब कि हर एक राज्य को अपनी भाषा, अपनी राज्य भाषा को चयन करने का अधिकार है। तो उनको मान्यता दी जाए, तो जब इनको उनको केंद्र की ओर से मान्यता मिल जाएगी तो उनकी वही राज्य भाषा हो जाएगी, है ना? करना कुछ नहीं है इसमें, बस यही, हमारी भाषा को मान्यता दो। ये सारे लोग इकट्ठे हो गए और ये क्या कह रहे हैं? हमारी भाषा को मान्यता दो, ठीक है? हमारी हमने इसी भाषा में अपने अपना जो राज्य का सारा कामकाज है हम इसी भाषा में करेंगे। तो हम क्या करो, हमारी भाषा को मान्यता दो। क्लियर है? तो मतलब इनकी भाषा को मान्यता दी जाएगी राष्ट्रपति की अनुमति से, है ना? बिना राष्ट्रपति के कुछ नहीं होने वाला। राष्ट्रपति की अनुमति से इनकी भाषा को मान्यता दी जाएगी, कोई भी स्टेट हो, कोई भी राज्य हो। ठीक है? क्लियर है? आगे चलो। थम्स अप करते चले, बस आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, है ना? अब आते हैं 348, 348, 348। अब 348 में क्या है? अधिकार मिल गया, अब पीछे हमने देखा है ना?
हमने देखा कि उन्होंने मांग की कि हमारी भाषा को मान्यता दो, है ना? अधिकार मिल गया। अब मान लो उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो कहाँ जाएंगे वो? उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, मतलब ये याद करने के पर्पज से बता रही हूँ, ऐसे नहीं कि आप इसको ही समझने लग जाओ कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही, फिर भी राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, लेकिन राज्य में काम नहीं हुआ है ना? और उनकी भाषा को मंजूरी मतलब उनकी भाषा जो है, भाषा पर काम नहीं हुआ और वो भाषा राज्य भाषा नहीं बनी है उनकी, जिसको बनाना चाह रहे थे, तो क्या करेंगे? वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, है ना? तो 347 से सीधा हम न्यायालयों पे आएंगे। ये याद करने के पर्पज से बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब राज्य काम नहीं करेगा और उनकी भाषा राज्यभाषा नहीं बनेगी, है ना? अगर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है तो राज्यभाषा बन जाएगी। लेकिन क्या याद करने के लिए बता रही हूँ कि क्या करेंगे लोग? न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, यानी कि अधिकार उनको मिल गया है ना? अब अधिकार से काम नहीं चलेगा। अब क्या है? ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों अलग अलग हैं, है ना? सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिया का एक ही है, और जो हाई कोर्ट है वो हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या है, मतलब उनका उनका क्या सिस्टम है कि उनकी भाषा कौन सी रहेगी? उनकी भाषा सिर्फ अंग्रेजी ही रहेगी। उनको लोग मतलब किसी भी भाषा में अपना अपनी कोई भी बात उनको कह सकते हैं, लेकिन उनका जो उनकी जो रिपोर्ट होगी, यानी कि कोर्ट से जो रिपोर्ट आएगी, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी आदेश जारी किया जाएगा, वो कौन सी भाषा में होगा? सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में होगा, ठीक है? मतलब न्यायालय अपनी बात किस में करेगा? अंग्रेजी में ही करेगा। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ठीक है? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। तो ये दोनों क्या करेंगे? अपनी बात को कौन सी भाषा में रखेंगे? कौन सी भाषा में अपनी बात करेंगे? ये सिर्फ अंग्रेजी में अपनी बात करेंगे, ठीक है? तो न्यायालयों की भाषा कौन सी है? ओनली इंग्लिश, ठीक है? क्लियर है? यहां पर मैं अभी लिख देती हूँ, यहां तक क्लियर है ना आपको? क्लियर है? ओके। सॉरी। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का की भाषा के बारे में बात की गई है 348 में, ठीक है? अंग्रेजी में ही अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगा न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों, ठीक है? अब आते हैं हम 349 पर। 349। 349 में क्या है?
भाषा से संबंधित विधियां अ, अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अब पहले तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। भाषा से संबंधित विधियां अधिनियमित करने के लिए विधियां अधिनियमित करने का मतलब क्या है कि जो कानून है उनको लागू करने के लिए, ठीक है। क्या होगा? विशेष प्रक्रिया है इसमें, ठीक है। विशेष प्रावधान कर देते हैं इसको, विशेष प्रावधान है। किसमें है? 349 में। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना भाषा में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। ये आपको मतलब याद रखना है, नोट, कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए ही। संशोधन करना है अगर कोई भी, है ना, संशोधन के बारे में ही इसमें बताया गया है कि अगर कुछ भी संशोधन करना है, कुछ भी नई विधि आपको लागू करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति बहुत ज्यादा जरूरी है। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना भाषा में कोई संशोधन नहीं होगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना भाषा में कोई संशोधन नहीं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वो दिख रहा है आपको? हौच पौच सा तो नहीं लग रहा? आगे चलना होगा तो बता देना। मेरे पीछे छिप रहा है ना, बिना ऊपर लिखा है, नीचे होगा, ठीक है। चलो आगे। अभी बस हमको दो देखने हैं, 350 और 51। ओके। अब 350, 350, 350 में क्या है? इसमें है कि जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं, प्राथमिक स्तर पर, यहाँ पर बाद में समझाती हूँ, पहले लिख लेती हूँ। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं
ये वाला जो आर्टिकल है, ये स्पेशली आदिवासी समाज को ध्यान में रखकर ही इसमें प्रावधान किए गए हैं। आदिवासी समाज को ध्यान में रख करके, है ना? क्योंकि जो आदिवासी समाज है वो समाज मतलब कटा हुआ है, समाज से अलग है, डेवलप नहीं है, ज्यादा शहरीकरण से बहुत ज्यादा दूर है ना? तो उनका जो उनकी जो भाषा है, रहन सहन है, वो सब क्या है, लिमिटेड है, यानी कि सीमित है। ठीक है? तो सीमित है तो सीमित ही भाषा है, हिंदी उनको नहीं समझ में आएगी। तो अगर उनके बच्चों को शिक्षा देनी है तो हिंदी में नहीं दे सकते, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगी। तो उनके लिए उन्हीं की भाषा में शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए, है ना? तो इसको कहेंगे भाषाई अल्पसंख्यक। ठीक है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग की इसमें बात की गई है ना? क्योंकि भाषाई अल्पसंख्यक मतलब कि वो लोग जिनको हिंदी समझ में नहीं भी आ रही है, और उनको आपकी कोई भी भाषा समझ नहीं आ रही, उनकी खुद की भाषा है ना? तो उनको उनके लिए उसी भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है इसमें। तो इसको कहेंगे भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग में वर्ग के लिए जो है विशेष प्रावधान। ठीक है? तो भाषाई अल्पसंख्यक आपको इसके लिए याद रखना है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है? अब इसमें क्या होगा, एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। क्यों नियुक्त किया जाएगा उसको? एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी, लेकिन क्यों होगी? क्यों होगी? ये देखने के लिए कि राज्य काम कर रहा है या नहीं। ठीक है? राष्ट्रपति द्वारा। विशेष अधिकारी उनके ऊपर नियुक्त किया जाएगा, क्यों किया जाएगा? अ, देखभाल करने के लिए, देख रेख करने के लिए, देख रेख करने के लिए। ठीक है? राष्ट्रपति द्वारा किसके लिए? देख रेख करने के लिए कि राज्य काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ना? ठीक है? अब आगे चलो, 351 लास्ट स्टेप रहता हमारा, जिसमें तो सीधा हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार ही है बस, है ना? तो किसका, सॉरी मैंने क्या कर दिया ये, गलती से मिट गया। एक विशेष अधिकारी। ठीक है? आगे चलो। अब जो 351 है उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, और वो जिम्मेदारी किसको दी गई है? संघ को दी गई है ना? संघ का ये कर्तव्य होगा। संघ की जिम्मेदारी है। ठीक है? किसको दी गई जिम्मेदारी? संघ को। किस लिए? कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे। ठीक है?
मतलब तो इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं शॉर्ट में। इसको अब बताओ, सारे यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई सवाल है या कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया हो? कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो? क्लियर है? अच्छा जी। ऐसी बात है क्या? आयंग आयंगर फॉर्मूला कहते हैं इसको, ठीक है? क्या कहते हैं? आयंगर फॉर्मूला। ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछने का टाइम नहीं है बेटा, बहुत काम है अभी करने को। बहुत कुछ पढ़ने को है। टाइम भी होने वाला है। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया, आगे चले। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव। किसने रखा संसद के प्रस्तावक? श्री गोपाल स्वामी। ये श्री गोपाल स्वामी आयंगर ही है, ठीक है? अयंगार। इनका नाम आपको याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है। और आगे है संविधान के भाग 5। भाग 5 के अंतर्गत
अनुच्छेद 120। जो नोट्स नहीं बनाते उनको कैसा लग रहा है आज? उनको तो बोरिंग लग रहा होगा ना। आरती को मजा आ रहा है। गुड। अच्छे से याद हो जाता है। हम्म। ये बात तो सत्य है, लेकिन ये बात सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। जबकि भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 210 आता है। अनुच्छेद 210 आता है जो विधानमंडल की भाषा से संबंधित है। तुमको भागने की बहुत जल्दी है ना? शर्म नहीं आती? एग्जाम सर पे है और क्या करना क्या है जा करके? हम्म। क्या करना है? नहीं छोड़ने वाली मैं।
अभी बोलोगे मैम दिवाली है छुट्टी कर दो, है ना? ये त्योहार है छोड़ दो, है ना? हम भी नहीं छोड़ेंगे आपका साथ। अच्छा, आखिरी तक रहेंगे। और आखिरी के बाद? आखिरी तो आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद। अभी नेक्स्ट मंथ ऐसे ही बीतने वाला है ना? सिंगल छुट्टी नहीं की मतलब? सिंगल छुट्टी से क्या अभिप्राय है आपका? हम्म। आपने सिंगल नहीं की मतलब डबल ट्रिपल कर ली होगी, है ना? उसके बाद मिलने आएंगे। हम्म। कभी आपकी क्लास मिस नहीं करती मैम, मुझे आपसे पढ़ना बहुत पसंद है। ओके, थैंक यू। जारी किया गया कि पूनम इतना लंबा क्या लिख दिया? यादों में तो आप हमेशा रहोगे मैम। मोटिवेट करती हैं, अच्छे अच्छा पढ़ाती थी और टाइम टाइम पे डांटती भी थी। योर बेस्ट। ओके, थैंक यू। होगा तो कभी मिलेंगे, जरूर जरूर। सब एग्जाम क्लियर कर दो बस इस बार ना। फर्स्ट पेपर की तो सभी क्लास मिस करता हूँ, हिंदी की लेता हूँ बस। अच्छा, फर्स्ट पेपर के आप नहीं लेते विनोद? अंकिता, अंकिता की कंडीशन बिल्कुल मेरी तरह है। अंतरराष्ट्रीय व्यवहार। मुझे भी फर्स्ट पेपर समझ ही नहीं आता था, मैं पंगा ही नहीं लेती थी फर्स्ट पेपर के साथ। बस ठीक है, दूर से नमस्ते। थ्योरी वाला पार्ट कर लेती थी, बाकी कुछ नहीं। और वो भी ढंग से समझ नहीं आता था, मतलब पढ़ाने वाले टीचर्स भी ऐसे ही थे। तो लैंग्वेज का भी बहुत ज्यादा वो हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर की लैंग्वेज, अगर हिंदी शुद्ध हिंदी में पढ़ाओ तो बहुत ज्यादा ही ओवर हो जाता है। और अगर इंग्लिश में पढ़ाओ तो फिर वो हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए हल्का सा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें बड़ी दिक्कत आती थी, इसलिए मैंने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर मैंने यही सोच लिया कि अपने सेकंड पेपर को स्ट्रांग बनाओ बस। तो यही मैं आप लोगों को कहती हूँ कि यही काम आएगा आपको, सेकंड पेपर। जितना आप इसको स्ट्रांग बना सकते हो आपको बनाना है। ठीक है? और क्यों बनाना है? क्योंकि जो गाइड है ना, है ना, वो तो है सारी किताबों का निचोड़। तो
जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, है ना, उसमें प्रश्न पत्र जो है वो कहाँ से रखा जाता है? गाइड से नहीं रखा जाता है, किताबों से रखा जाता है ना। और गाइड में सारी किताबों का निचोड़ होता है, फिर भी उसमें वो सारी चीजें नहीं डालते हैं, निचोड़ में भी कुछ चीजें रह जाती हैं। और जो प्रश्न पत्र आपका बनता है वो कहाँ से बनता है? वो किताबों से बनता है, ना कि गाइड से। आपको किताबें पढ़नी है, आपको ज्ञान अर्जित करना है, और जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना आपके लिए फायदा है। और पढ़ाई कभी भी आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, है ना। तो वो आपके हमेशा ही काम आएगी। तो जितना आप कर सकते हैं किताबें पढ़ें। अभी आप एग्जाम दो अच्छे से, एग्जाम के बाद फिर किताबें पढ़ना। ठीक है। मैं तो ऑन करके नमस्ते करके रख देती हूँ। अच्छा, ये बेटा सीक्रेट पता चल गया मुझे। अब तो यहाँ पे भी जो ऐसे करता है, यहाँ पे भी बहुत करते हैं वैसे, है ना। रीजनिंग अच्छी लगती है बस उसमें, हाँ रीजनिंग थोड़ी अच्छी लगती है, और इसके साथ थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट। 30 टॉपिक करना है? कहाँ करना है 30 टॉपिक? कहाँ कर रहे हो 30 टॉपिक भाई? हमको भी बताइए जरा। राजभाषा आयोग 1955, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? थोड़ा सा रह गया है, फटाफट कर लेते हैं इसको, ठीक है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955। ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष और 21 सदस्य। एक अध्यक्ष, ग्रुप स्टडी। फर्स्ट पेपर में 26 क्वेश्चन बहुत है। सेकंड पेपर अच्छा होना चाहिए। 26 क्वेश्चन ठीक है। ये ग्रुप स्टडी कहाँ कर रहे हो, फोन पर? हम्म। ग्रुप स्टडी ऐसे करना कि बातें मत करते रहना, ओके। ग्रुप अच्छा भला बनाकर दिया हुआ है, वहां पर दिन में 4 बार क्विज रिपीट करते हैं, और हफ्ते से ज्यादा हो गया है। और मैं देखती हूँ रिजल्ट फिर वही आपका होता है ना। रिजल्ट फिर वही है। मुझे अब समझ नहीं आ रहा आपका ध्यान कहाँ रहता है, पढ़ने में है कि नहीं है। ये कितने लोगों का ग्रुप बन गया है? कौन कौन है उसमें? आधे क्विज में भाग नहीं लेते, वो तो छोड़ो। आप अपनी मतलब अपनी प्रैक्टिस रखो जारी। जिसने करना है उसने करना ही है, जिसने नहीं करना है उसने नहीं करना है, कैसे भी नहीं करना है ना। अंकित और सिर्फ मैं, अच्छा। ओके। हम्म। तो ऐसा है कि, ओके ओके, ओके कोई बात नहीं। ऐसा है कि जो मतलब आपका रिजल्ट जो है वो वही रहता है ना। टॉप पे विनोद होता है, और विनोद भी अभी बहुत पीछे है ना। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। अब सोच लो, विनोद को ही मेहनत करने की जरूरत है, तो बाकी लोगों का क्या होगा? देख लो आप। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन मुझे मुझे ना लगता नहीं है कि आपका ध्यान है स्टडी में, कि रिजल्ट अगर वही रह रहा है। इतना इतने में तो ना आंखें बंद करके भी पता होता है कि कौन सा ऑप्शन टिक करना है। और आपका वही हाल मतलब होता है कि देख लो, आप खुद जांच लो अपने आप को, है ना। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए ये। ठीक है। राजभाषा आयोग का काम क्या है? सुझाव देना। राजभाषा आयोग का काम है सुझाव देना।
और मानना ना मानना किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में या मंत्रिमंडल के हाथ में, ठीक है। अब सुझाव क्या दिया गया राजभाषा आयोग के द्वारा? सुझाव देखते हैं क्या क्या दिए गए। बस दो चार लाइनें हैं, मैं फटाफट इसको, दो दो लाइनें हैं बस, मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। 14 वर्ष तक के बच्चों को हिंदी का ज्ञान करा दिया जाए। हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक अन्य भाषा का ज्ञान सीखना चाहिए। एक, मतलब, अभी बताती हूँ, एक अन्य भाषा का ज्ञान सीखना चाहिए। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनको छोड़ देते हैं अभी। ठीक है। मतलब जैसे आपको हिंदी आती है तो उसके साथ आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, और आप साउथ की भी कोई भाषा सीख सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे और बहुत सारी बातें हैं, मुझे आपका मूड पढ़ने वाला लग नहीं रहा, तो इसलिए छोड़ देते हैं, है ना। शाम की क्लास में मिलते हैं। शाम की क्लास में बोली और भाषाओं के साथ, वो भी मेरा कंफर्म नहीं है कि शाम को क्लास, मतलब कोशिश करूंगी लेने की, क्योंकि शाम को मुझे, मतलब अभी जाना है, थोड़ा काम है, और शाम तक मैं कोशिश करती हूँ वापस आने की। तो शाम की क्लास में मिलते हैं बोलियों और भाषाओं के साथ। बस हमारा भाषा वाला यहाँ पर सेक्शन खत्म हो जाएगा, यूनिट 1। उसके बाद हम सीधा शुरू करेंगे यूनिट 3, ठीक है। अभी सिर्फ शाम की क्लास मैं लास्ट ले रही हूँ इस पर। उसके बाद हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है। और उसके बाद बोली और भाषा, हाँ जी। तो उसके बाद जो हमारा काम होगा, वो रिवीजन का काम होगा, है ना। और रिवीजन भी हम इसी तरह से करेंगे। अब एक क्लास में मैं कैसे रिवीजन करवाऊंगी, वो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है एक क्लास में हो पाना और बहुत सारी चीजें आपको समझानी, क्योंकि अभी अक्टूबर थर्ड, मतलब लास्ट तक तो आपका 2 क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद एक क्लास हो जाएगी। अब उसमें कैसे मैनेज करना है वो देखना पड़ेगा कि कैसे करना है ना। बहुत सारा आपको करवाना है, बहुत सारा अभी, और मतलब रिवीजन में बहुत सारी चीजें बताने को है अभी आपको। तो वो मैं सोच रही हूँ कि कैसे होगा, बाकी करते हैं बात, है ना। जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर ले, और थोड़ा ध्यान दे पढ़ाई में। हाँ जी, अब मैं भी जा रही हूँ। आप भी जाइए। तो एक क्लास, हाँ, अभी एक ही क्लास होगी अब इसके बाद। इसके बाद मतलब ये वाला जो अक्टूबर जब खत्म हो जाएगा, अक्टूबर तक ही 2 क्लासेस हैं, उसके बाद एक होगी। अभी तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 2 क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद एक ही क्लास होगी, और उसमें ही ये रोल है फिलर फॉर्म का भाई। हाँ, तो देखते हैं कि कैसे करना है। तो फिर मिलते हैं शाम को बोलियों भाषाओं के साथ। और उसके लिए भी आपको आपके लिए ट्रिक बनाई है, देखते हैं शाम की क्लास में। उसके बाद थर्ड यूनिट हम स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे। बाकी टेलीग्राम पे मैं आपको ज्यादा प्रैक्टिस करवाती हूँ इसके बाद ना। अगर हमारे को क्लासेस भी कम मिलती हैं मान लो हमें, तो फिर टेलीग्राम पे मुझे एक्टिव रहना पड़ेगा आप लोगों के साथ। बाय मैम, नमस्ते मैम।
ओके आरती, बाय और नमस्ते भी साथ में। ठीक है। आप है तो क्या गम, अच्छा। हम्म। बट इस बार सबने एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है। मन में बिठा लो, और जो टेलीग्राम पे चलता है रहता है ना, आपकी बातें बहुत ज्यादा होती हैं, पढ़ाई मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी हो रही है पढ़ाई। क्विज का रिजल्ट वही रहता है, और एक हफ्ते से ज्यादा आपको वही क्विज रिपीट करते हुए, दिन में 4 बार करते हुए, मतलब मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है ये, है ना। मुझे याद है कि हम इतने सारी बार अगर क्विज रिपीट कर लेते थे तो हमारा आंखें बंद करके भी ऑप्शन सही लगता था। हर समस्या की दवा नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर समस्या की दवा मैं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, देवी नहीं हूँ। ठीक है। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, और मैं मनुष्य मनुष्य ही रहना चाहती हूँ। बाकी आप लोगों के लिए एफर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि आपसे मेरे बच्चे हैं। ठीक है। तो मेरा बनता है एफर्ट्स करना। अगर आप रियल में पढ़ाई कर रहे हैं तो, जब मुझे लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो रियल में, तभी मैं करूंगी। अदरवाइज मैं, हाथ मेरे खड़े हैं, मैं नहीं कर सकती कुछ भी। गुरु पर हर समस्या का हल होता है, अच्छा। हम्म। फॉर्म भर देना सभी, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ो। एग्जाम रिजल्ट चाहिए मुझे सबका। ठीक है। जेआरएफ चाहिए सबका। और बातचीत थोड़ा कम। जो टेलीग्राम पे बातें करते रहते हैं उनको बोल रही हूँ। 15 दिन से सही से। ओके। ये अच्छी बात है। 1 महीना ढंग से पढ़ लिया, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी समय है। ये सब बच्चों को कह रही हूँ, अभी भी समय है। ठीक है। जिसने अभी तक भी पढ़ना शुरू नहीं किया है, अभी भी टाइम है कि आप कर सकते हैं। तो पढ़ाई करना शुरू कर दें। और जो क्विज करते हो, थोड़ा ध्यान दिया करो कि क्या कर रहे हो। अब तुम्हें तो क्या ही कहूँ ना मैं, तुम। ठीक है। वैसे वो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप प्रैक्टिस करें, लेकिन अगर आप ढंग से करें तो। अगर आप ढंग से नहीं करेंगे और बातों में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा, फिर कहना मत बाद में। है ना। अभी मैं आपको टेलीग्राम पे ही क्विज बना कर दिया करूंगी थोड़े दिन में, जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो वहां पर ये अच्छा है कि पोल का ऑप्शन रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा मुश्किल है। चलो अब चलते हैं, बहुत बातें हो गई, बाय बाय। अब शाम की क्लास में मिलेंगे, अगर मैं टाइम से आ गई तो। ठीक है। अदरवाइज फिर कल सुबह। ठीक है, बाय। टेक केयर सभी को, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे। मैम टाइम नहीं मिल पाता है बहुत, मैनेज करके भी 3-4 घंटे मिल पाते हैं, सुनीता। अच्छा, 3-4 घंटे भी बहुत है बेटा, अगर ढंग से आपने स्टडी कर ली ना। है ना। 3-4 घंटे भी बहुत है। तो अब उसमें भी आप ढंग से, अगर 3-4 घंटे भी अगर आप पूरे डेडिकेट होकर दे रहे हो ना स्टडी को, तो अच्छा है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप फर्स्ट पेपर को बहुत ही ज्यादा टाइम दो। उतना ही दो जितना जरूरी है। सेकंड पेपर को ज्यादा टाइम दो, यही आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है ना। और जिनकी शादियां हो गई हैं वो थोड़ा सा, मतलब उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है मैनेज करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता मैनेज। सब कुछ हो सकता है ना। तो आपको अपने काम से ही टाइम निकालना है, फटाफट काम करके अपना। तो आपको स्टडी भी करनी है, ऐसे नहीं कि आप स्टडी करने बैठ जाओ, फिर घर वालों को मतलब समझना है हर चीज को, ऐसे नहीं कि स्टडी करनी है बस अब, है ना। तो अगर आपने शादी की है तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी है, उसके साथ आपको अपनी स्टडी भी करनी है। ठीक है। तो मैनेज करना आपको ही है, बेबी छोटा है, अच्छा। तो मतलब थोड़ा आपको आपको खुद ही मैनेज करना है। आपका बच्चा सो जाता है, आप उस टाइम पे पढ़ाई करो, है ना।
तो किसी भी तरीके से मतलब आपको खुद ही टाइम निकालना है, अपने लिए, अपनी स्टडी के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी। ऐसे नहीं कि आप फैमिली को पीछे छोड़ दो, आपका अब ये कर्तव्य है कि आप अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें, ठीक है? और हर चीज़ को मैनेज करते हुए तब आपको अपनी स्टडी करनी है। और जो फ्री हैं, उनको तो पता ही है, मुझे टाइम वेस्ट करते ही हैं, है ना? जो मतलब फ्री है मतलब शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, तो वो टाइम वेस्ट वैसे ही कर लेते हैं फ़ोन पे। तो सभी ध्यान रखें, टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है और टाइम को वेस्ट मत किया करो बिल्कुल भी, है ना? अगर ये टाइम निकल गया फिर आप बाद में पछताओगे कि काश थोड़ा-सा और पढ़ लिया होता। तो ऐसा अच्छा है कि आप पछताएँ ना और आपको खुशी हो कि हमने पढ़ाई की थी। ठीक है? तो चलते हैं, बाय-बाय।